बढ़िया है। एक प्लैंक है और उस पे एक वेज रखा है और उसमें एक पुली अटैच्ड है, ठीक। और ये पुली पे एक रस्सी अटैच्ड है, रस्सी मासलेस है और रस्सी के एंड को ऊपर एफ से खींचते हैं और इसका एक पैरेलल सेगमेंट है जो प्लैंक के पैरेलल रन करता है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, पी ए वाला सेगमेंट। और जाहिर सी बात है कि रस्सी में टेंशन टी होगी तो इधर भी एक एफ फोर्स लगेगा, इधर भी एक टेंशन टी इज इक्वल टू एफ लगेगा, है ना। तो अब अगर मैं अब पुली को ऑफ कोर्स ब्लॉक के साथ अटैच करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप ब्लॉक के एफबीडी के बारे में सोचते हो बेटा, तो ये केवल ब्लॉक का एफबीडी नहीं, ब्लॉक प्लस पुली का एफबीडी बनता है, ब्लॉक प्लस पुली, बिकॉज पुली इज डायरेक्टली अटैच टू ब्लॉक। तो ब्लॉक और पुली को एक साथ सिस्टम मान लो, दोनों का मास कितना है, एम, ठीक। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, और इधर कितना लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा। अब इसको एज अ सिस्टम ट्रीट करोगे तो इस पे रस्सी ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, एफ, और रस्सी इधर की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, एफ। तो जाहिर सी बात है, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर। अब केस 1 में क्या कह रहा है कि अगर ब्लॉक जो है वो स्लाइड अप कर रहा है विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन ए, और ब्लॉक वेज से कांटेक्ट में रहना चाहिए while being in contact with the incline, then what is the theta का अपर लिमिट, मतलब थीटा मस्ट बी लेस देन थीटा नॉट, तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है। अब ये सवाल आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है पर है नहीं। परपेंडिकुलर टू मोशन जरा ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर टू मोशन मैं लिखूंगा एफ प्लस एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और आप कह रहे हैं कि एन जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, एन मस्ट नॉट बी जीरो। तो एफ की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा माइनस एन, और आप कह रहे हैं कि एन कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि एन अगर जीरो हो गया तब तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा और कॉन्टैक्ट छोड़ना अलाउड नहीं है। तो एन की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू तो दोगे ही, और एन की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहां पे रखोगे, नॉन जीरो वैल्यू यहां पे रखोगे, नेगेटिव तो हो भी नहीं सकता एन, एन की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रखोगे तो एफ मस्ट बी लेस देन कॉस एम जी कॉस थीटा। एन की कुछ भी वैल्यू डालोगे, क्लोज टू जीरो वैल्यू भी डालोगे, तो एफ की वैल्यू एम जी कॉस थीटा से तो छोटी ही मिलेगी। दैट इज केस 1। अब यही एफ सिस्टम को आगे भी चला रहा है, और पीछे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और आगे की तरफ क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ए। तो अगर सिस्टम को ऊपर एक्सेलरेशन ए के साथ चलना है तो जाहिर सी बात है कि एफ को एम जी साइन थीटा से तो बड़ा ही होना चाहिए। अब आप इन दोनों इनइक्वालिटीज पर नजर डालिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एफ मस्ट बी लेस देन एम जी कॉस थीटा क्योंकि कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एफ मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा क्योंकि ब्लॉक को ऊपर स्लाइड कराना है। तो फोर्स शुड नॉट बी लेस देन एम जी साइन थीटा, फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा सो दैट ब्लॉक स्लाइड्स अप। अब अगर इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करें, ऐसा समझो कि एफ ये नंबर x1 से हमेशा छोटा रहना चाहिए और ये नंबर x2 से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। ये तो तभी संभव है जब x1 खुद x2 से बड़ा हो। सोच के देखो ना, नहीं तो ये पैराडॉक्स हो जाएगा। तुम कह रहे हो कि f मस्ट बी लेस देन x1, फिर तुम कह रहे हो कि f मस्ट बी ग्रेटर देन x2। तो f की एक रियल वैल्यू तभी पॉसिबल है जब x1 x2 से बड़ा हो, क्योंकि अगर x1 ही x2 से छोटा हो गया और f x1 से भी छोटा है तो f तो x2 से बाय डिफॉल्ट छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, x1, अभी उसको ऐसे समझो, ये x1 ये x2 ये f, तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई f जो है वो x1 से छोटा है और x2 से बड़ा है। बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि x2 को बड़ा मान लूं और x1 को छोटा मान लूं, अब ऐसा कोई f एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता रियल वैल्यू में, रियल वर्ल्ड में, जो x1 से तो छोटा हो पर x2 से बड़ा हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है, राइट। तो 1 और 2 को मिलाया तो अपने को इक्वेशन क्या मिली, x1 मस्ट बी ग्रेटर देन x2, मतलब mg साइन थीटा, सॉरी mg cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन mg साइन थीटा, मतलब tan थीटा मस्ट बी लेस देन 1, मतलब थीटा मस्ट बी लेस देन 45 डिग्रीज। सो जो थीटा की क्रिटिकल लिमिट थी थीटा नॉट वो 45 डिग्रीज है, ठीक।
अब सेकंड केस में 45 को आप पाई बाई 4 लिख सकते हैं। सेकंड केस में कह रहा है कि अगर मैं इंक्लिनेशन एंगल यानी थीटा अगर 45 से कम है तो फिर वो स्लाइड अप करेगा, ठीक है। सेकंड केस में कह रहा है कि थीटा को 45 का आधा रख दो, मतलब पाई बाई 8 रख दो। तो इस केस में ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? तो भाई साहब सुनिए ध्यान से, ये एफ और इधर नॉर्मल रिएक्शन एन, इधर mg साइन थीटा और इधर mg कॉस थीटा। फिर से आप परपेंडिकुलर फोर्स बैलेंस कीजिए तो F इज इक्वल टू क्या मिला, mg कॉस थीटा माइनस n। अब कंस्ट्रेंट ये है कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही हो सकता है। तो क्रिटिकल केस में n कितना हो सकता है, 0। तो f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है? n कम से कम रखोगे तभी f ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, है ना, और f ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तभी एक्सेलरेशन मैक्सिमाइज होगा। तो इसलिए मैं n को कम से कम डालना चाह रहा हूं। n को कम से कम कितना डाल सकते हैं, 0 क्रिटिकल केस में। तो f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, mg cos थीटा, ठीक, यानी mg cos पाई बाई 8। अब अगर आपने फोर्स लगा दिया ब्लॉक के ऊपर mg cos पाई बाई 8, जिसके लिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, mg sin पाई बाई 8। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया, mg cos पाई बाई 8 माइनस साइन पाई बाई 8, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ma। तो यहां से एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई, g टाइम्स cos पाई बाई 8 माइनस साइन पाई बाई 8। ध्यान से समझिए कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि f की वैल्यू mg cos थीटा माइनस n होनी चाहिए। अब कंस्ट्रेंट ये है कि ब्लॉक को वेज सरफेस को लीव नहीं करना है, तो f को ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हो, जब n को कम से कम रखो, और n को कम से कम कितना कम कर सकते हो, मतलब 0, लगभग 0। तो n को अगर क्लोज टू 0 या लगभग 0 बना दिया तो f हो गया मैक्सिमाइज, और f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, mg cos थीटा। अब f की मैक्सिमम वैल्यू अगर mg cos थीटा है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, f माइनस mg साइन पाई बाई 8 इज इक्वल टू ma, जहां पे f की वैल्यू मैक्सिमाइज कर दो। तो उस तरह से a max की वैल्यू कितनी आ गई, g टाइम्स cos पाई बाई 8 माइनस साइन पाई बाई 8, दैट इज योर आंसर।